तो चलिए दोस्तों, आज का फिजिक्स का मेरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव, ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ना ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ना देखिए ना, ये आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव आपको दिया हुआ रहेगा और इस द्विध्रुव के कारण ना कोई भी बिंदु P पर, किसी भी बिंदु P पर ना हमें विद्युत विभव कैसे निकालना है, ठीक है ना। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु P प्रेजेंट रहता है तो उस बिंदु P पर विभव का मान कितना होता है, ठीक है ना। अक्षीय स्थिति में पढ़े हैं और फिर निरक्षीय स्थिति में पढ़े, जो लंबवत पोजीशन होता था उसमें पढ़े। लेकिन अब हम पढ़ेंगे न तो अक्षीय स्थिति नहीं निरक्षीय स्थिति, अब हम पढ़ेंगे कि बिंदु P कहीं पर भी रहेगा ना, कहीं पर भी किसी भी जगह पर रह सकता है। जैसे देखिए, ये बिंदु P क्या है, ना अक्षीय स्थिति में नहीं ना है, ना ही निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में लंबवत रेखा पर होता है, तो ये तो है नहीं। तो वही पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण ना किसी भी बिंदु पर विभव, किसी भी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ना ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए आइए मैं अब फिगर को आपको समझाता हूँ। मान लिया जाए कि देखिए ए बी जो है एक आपका विद्युत द्विध्रुव है न, जिसपे माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश न रखे गए हैं ए और बी बिंदुओं पर, और इसका केंद्र ओ है न, ओ से ए का दूरी एल, ओ से बी का दूरी एल है ना, और ओ से जो बिंदु P है वो कहीं पर भी स्थित है तो उस बिंदु P का दूरी O से कितना है, R दूरी है, ठीक है। तो चलिए जो चीज़ अब ये बाकी जो AM है BN है वो मैं बताते जाऊंगा क्या किया गया है ना, वो कंस्ट्रक्शन है तो आगे खुद समझ जाइएगा आप लोग। तो चलिए जो अभी मैंने बताया उसको लैंग्वेज के रूप में बोल देता हूँ कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके विजातीय आवेश जो हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित है ना, एल और एल 12 पर स्थित हैं, दोनों विजातीय आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू ना, एल और एल 12 दूरी पर स्थित है, और इसके कारण हमें किसी भी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। बताया ना आपको कि इसके कारण किसी भी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये बिंदु P देखिए, जिसका ध्रुवीय नियामक केंद्र O के सापेक्ष R थीटा है, मतलब बिंदु P का आपको ध्रुवीय नियामक दिया हुआ है आर थीटा। तो ध्रुवीय नियामक क्या होता है, ध्रुवीय नियामक क्या होता है, तो ध्रुवीय नियामक अगर बिंदु P का आर थीटा है तो ये बताता है कि R जो है बिंदु P की O से दूरी है, और थीटा जो है यह बताता है कि बिंदु P और O को मिलाने वाला जो रेखा है OP वो OB के साथ या द्विध्रुव के अक्ष AB के साथ कितना कोण बनाता है, तो थीटा कोण बनाता है, तो वही थीटा हो गया। समझ में आया ना। फिर से, अगर किसी बिंदु का ध्रुवीय नियामक R थीटा है ना, तो यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है जिसका ध्रुवीय नियामक केंद्र O के सापेक्ष R थीटा है। मतलब O के सापेक्ष कहने का मतलब कि O से P की दूरी आपको दिया हुआ है R, और OP जो है O से P को मिलाने पर जो रेखा मिल रहा है OP, वो OP जो है न अक्ष के साथ, द्विध्रुव के अक्ष के साथ थीटा कोण का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए R थीटा ध्रुवीय नियामक हो गया। तो अर्थात OP बराबर कितना हो गया, R हो गया, तथा कोण OP हुआ ना, P बराबर कितना हो गया R, और कोण POB न बराबर थीटा हो गया, कोण POB बराबर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब B से OP पर लंब हम डाले हैं BN, B से OP पर लंब डाले BN। देखिए B से OP ये जो लाइन गया है OP ऐसे, तो इस OP पर ना B से N लंब डाले हैं, ये लंब है याद रखिएगा 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब पुनः
ए से ओपी के बढ़ाए हुए भाग पर, तो ओपी आपको यहीं से यहाँ तक है ना, ओपी जो है आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक ओपी है, तो ओपी के बढ़ा हुआ भाग देखिए कहाँ तक बढ़ा दिए, यहाँ तक, ठीक है। और इस पर ए से लंब डाल दिए, लंब का नाम क्या है, ए एम है, ठीक है ना। तो वही बताया है कि तथा ए से ओपी के बढ़ाए हुए भाग पर डाला गया लंब एम है ना। अब चलिए एक बात देखिएगा, अब समकोण त्रिभुज BON में, समकोण त्रिभुज BON में, चूंकि आप लंब डाल दिए हैं, तो लंब डाले हैं तो ये समकोण त्रिभुज ना हो गया, 90 डिग्री को कोण हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज में ये बताइए आपका OB जो है थीटा कोण बना रहा है, OB जो है OB थीटा कोण बना रहा है, किसके साथ, सट करके, ON के साथ सट करके। तो OB मतलब L ना, OB मतलब L का आप घटक निकालिए, मतलब सटा कॉस थीटा निकालिए, घटक पता है ना, सटा कॉस हटा साइन, तो वही आप निकालिए। तो ON जो होगा, ON जो हो जाएगा, ON बराबर नहीं लिख सकते हैं, OB, और OB किससे सट करके थीटा कोण बना रहा है, ON के साथ, तो ON बराबर हो जाएगा OB कॉस थीटा, और OB की जगह L लिख देंगे तो L कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ना, ON बराबर OB कॉस थीटा, और OB के जगह हम क्या लिख दिए, OB के जगह L और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा लिख दिए, ठीक है ना। ये जो समझा है वहाँ पे। फिर देखिए अब समकोण त्रिभुज चलेंगे AOM में ना, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हो गया, इसको वजह से साफ लिख दिया हम AOM में, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज AOM में चलिए, तो AOM में, तो यहाँ पर बताइए जब ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। तो जब ये थीटा हो गया तो बताइए ये OA जो है, OA जो लाइन हुआ O से A तक, वो किसके साथ सट करके थीटा कोण बना रहा है, OM के साथ। तो इसका अब OA का घटक तोड़िए, सटा कॉस थीटा निकालिएगा, क्योंकि सटा हुआ है, तो यहाँ से हम निकालेंगे OM। यहाँ पर देखिए रफ करके हम समझा रहे हैं, OM बराबर OA कॉस थीटा न हो जाएगा, चूंकि OA थीटा कोण बना रहा है, तो OA कॉस थीटा, और OA का वैल्यू कितना है, L कॉस थीटा, OA का L वैल्यू है तो L कॉस थीटा, तो OM बराबर हो गया ना, OM बराबर OA कॉस थीटा, और OA के जगह L लिख दिए, L कॉस थीटा हो गया। तो समझ गए, ON मेरा निकल गया और OM निकल गया, ठीक है। चलिए अब बात को गौर से सुनिएगा, चूंकि विद्युत द्विध्रुव के परिभाषा में बताए थे कि दो विजातीय न बिंदु आवेश और समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो वे एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो L और L जो 2L दूरी हुआ वो क्या है, बहुत अल्प दूरी होता है जी, ठीक है ना। तो या A और B के बीच की जो दूरी हुआ, माइनस और प्लस आवेश के बीच की जो दूरी हुई वो क्या होगा, बहुत ही अल्प दूरी होती है। तो जब L और L 2L जो है मेरा वो बहुत अल्प दूरी है, तो सिर्फ L की बात करें तो L भी तो अल्प ही होगा, और अल्प हो जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब L जो है बहुत छोटा हो जाएगा तो L कॉस थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए इसको मैं क्यों बताया, क्या मकसद है बताने का। तो देखिए पढ़िए इसको कि अब चूंकि दोनों आवेश के बीच की दूरी जो है 2L वो बहुत कम होती है, करेक्ट। इसलिए 2L जब छोटी है तो L भी छोटी होगी, तो इसलिए L भी बहुत कम होगी, और उसके बाद L cos थीटा भी बहुत कम होगी। चूंकि जब 2L बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ L जो है वो भी बहुत कम होगा, और जब L कम है तो L cos थीटा भी कम होगा। तो अतः आप गौर कीजिए एक बात कि O से P की दूरी और B से P की दूरी, मतलब OP और BP लगभग बराबर नहीं होगा, बराबर तो साइज में तो लग रहा है। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को,
फिगर से यह स्पष्ट लग रहा है कि O से P की दूरी और B से P की दूरी लगभग बराबर होगी। तो जब इन लोग OP और BP जब लगभग बराबर है तो हम PB को PN के लगभग बराबर नहीं बोल सकते हैं, PB को PN के बराबर। अरे जब PB और PO दोनों का लंबाई लगभग बराबर लग रहा है तो PB को P से B को हम PN के बराबर भी मान सकते हैं। तो बोलिएगा सर, अभी आप बोल रहे थे कि सर PB और PO लगभग बराबर है, तो PB और PN कैसे बराबर हो जाएगा सर? ये तो बहुत छोटा है। तो आप गौर कीजिए, अभी हम बताएं क्या ON, और ON का वैल्यू क्या निकालें? L cos थीटा निकालें ना। ON का वैल्यू L cos थीटा, और L cos थीटा के बारे में बताया गया कि L cos थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो आपको देखिए, अभी हम बताएं कि OP और ना BP लगभग बराबर होंगे, फिगर में भी आप लोग देख रहे हैं। तो अगर हम ये PB बोलेंगे, PN के बराबर भी हो सकता है। क्यों बराबर हो सकता है? आप देखिए, PB जो है ना PO के बराबर है ना, तो अगर PO में अगर कितना ON अगर मान लेते हैं कि हम घटा दे, तो ON घटाने का मतलब क्या घटा रहे हैं? L cos थीटा घटा रहे हैं, ठीक है। और L cos थीटा अभी बताएं हम कि L cos थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं मैं, देखिए OP और PB लगभग बराबर हुए, ठीक है ना। तो इसलिए ना PB को PN के बराबर भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये PN जो है ना, देखिए यहाँ पर हम क्या बताएं, PB किसके बराबर है? लगभग PO के बराबर, लगभग बराबर मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर PO के बराबर है तो PO को हम PN नहीं लिख सकते हैं, PO को PN लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए PN लिखने से क्या है, बस आप बोलिएगा सर इतना आप माइनस क्यों कर रहे हैं, ON इतना दूर माइनस कर दे रहे हैं। तो इतना दूर माइनस कर रहे हैं क्यों? क्योंकि L cos थीटा बहुत छोटा होता है। तो अगर हम L cos थीटा मतलब ON दूरी को न OP में से घटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि L cos थीटा बहुत छोटा है। तो इसलिए ना PB PN के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर देखिए तो PA का दूरी PO के दूरी के बराबर होगा, यानी यहां पर ना AP जो होगा OP के लगभग बराबर होगा, ठीक है। तो उसको AP को हम PM के बराबर भी मान सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर AP अगर OP के लगभग बराबर है तो उसमें OM मतलब कितना, यहाँ पर देखिए OM का वैल्यू कितना निकालें? L cos थीटा। तो अगर हम OM बढ़ा ही दे, देखिए A से P की दूरी जो है OP के लगभग बराबर होगा। ये लगभग बराबर की बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली बराबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब AP OP के लगभग बराबर होगा तो OP में अगर हम थोड़ा सा जोड़ ही देंगे L cos थीटा, तो क्या AP OP के बराबर है ना। तो AP जब OP के बराबर है तो OP में अगर हम थोड़ा सा L cos थीटा मतलब OM अगर जोड़ देते हैं तो फिर भी तो AP का वैल्यू ना OP के लगभग बराबर ही रहेगा, क्योंकि OP में थोड़ा सा आप जोड़े हैं, ठीक है। L cos थीटा जोड़े हैं तो L cos थीटा बहुत छोटा मान है तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए AP किसके बराबर हो जाएगा? PM के बराबर हो जाएगा। और इधर क्या बताएं, PB जो होगा यहाँ पर PN के बराबर बताएं, ठीक है। मतलब इस तरफ AP बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा करके लिए हैं ना, PO से बढ़ा कर लिए हैं कि AP जो होगा PM के बराबर होगा, और यहाँ पर PB जो होगा OP से थोड़ा सा घटा करके लिए हैं, कितना? PN के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वही बात लिखें कि अब चूंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L बहुत कम है, इसलिए L भी बहुत कम होगा और इस वजह से L cos थीटा भी बहुत कम होगा। अतः इसलिए PB लगभग PN के बराबर हो जाएगा और PA जो होगा लगभग PM के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब PA हम निकालेंगे P से A, तो PA किसके बराबर हो जाएगा? क्या बताएं, PA किसके बराबर हो जाएगा? PM के बराबर हो जाएगा। तो चलिए PA बराबर हम क्या लिख दिए? PM, और PM को लिख सकते हैं PO प्लस OM। फिगर में देखिए ना, क्या लिख सकते हैं? PM को PO
ओ प्लस ओ एम लिख सकते हैं ना, पी ओ प्लस ओ एम। तो यहाँ से लिख दिए पी एम को पी ओ प्लस ओ एम, और पी ओ का वैल्यू कितना है, पी से ओ की दूरी को आर माने हैं तो आर लिख दिए, है ना, और ओ एम के दूरी को कितना लिख दिए, एल कॉस थीटा लिख दिए, ठीक है ना। पी बी, अब पी बी क्या है, तो पी बी किसके बराबर होगा, लगभग पी एन के बराबर होगा, ठीक है। तो पी बी बराबर क्या लिख दिए, पी एन, और पी एन को लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ एन, है ना। OP में से अगर ON को घटा देंगे तो आपको PN नहीं मिल जाएगा, है ना। OP में से मतलब यहाँ से यहाँ तक OP है, उसमें से अगर ON को घटा दीजिएगा, मतलब यहाँ से यहाँ घटा दीजिए तो यहाँ से यहाँ बच जाएगा, मतलब PN बच जाएगा, ठीक है ना। तो PN बराबर OP माइनस ON लिख दिए। तो OP का वैल्यू कितना है, R, वो तो अभी बताएं, और ON का वैल्यू कितना निकाले हैं ना, इधर देखिए ON का वैल्यू L cos थीटा, OM का वैल्यू भी L cos थीटा, तो ON के जगह L cos थीटा लिख दिए। तो PA का वैल्यू और PB का वैल्यू हमको निकल गया। अच्छा, ये निकाले क्यों हैं, तो आइए देखिए क्यों निकाले उसको बताते हैं। बाबू, अगर माइनस क्यू आवेश के द्वारा अगर किसी भी बिंदु P पर हमें विभव निकालना है और इस प्लस क्यू के द्वारा विभव निकालना, मतलब हमें टोटल इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर P बिंदु पर विभव निकालना है तो हमारा कंसेप्ट तो वही होगा ना कि सर सबसे पहले हम माइनस क्यू के कारण P पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण P पर विभव निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो अब जब विभव निकालते बाबू माइनस क्यू के कारण P पर, तो आप फार्मूला अगर लगाते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर, तो आर के जगह आप कितना डिस्टेंस रखते हैं, AP रखते हैं, ठीक। तो AP जब रखते हैं तो AP का वैल्यू आप निकालते हैं ना, तो AP का वैल्यू तो पता था नहीं, ठीक है। तो उसीलिए हम AP का वैल्यू यानी PA का वैल्यू पहले निकालने के लिए इतना काम किए हैं, ठीक है ना। ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह किए हैं ना, जो हम L cos थीटा तोड़े हैं, वो AP का मान निकालने के लिए तोड़े हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर अगर आप विभव निकालिएगा तो उसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर फार्मूला लगाइएगा। तो Q के जगह तो प्लस Q और R के जगह BP, तो BP आपको निकालने की जरूरी पड़ता ना, तो इसीलिए हम लोग BP निकाले, BP यानी PB निकाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हमारा काम होगा क्या कि A पर स्थित आवेश के कारण A पर हम जैसे पढ़े हैं, जो मेरा सिद्धांत है ना, उसी के अनुसार चल देंगे कि A पर स्थित आवेश के कारण ना, मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकाल देंगे। तो A पर स्थित आवेश क्या है, माइनस क्यू, और इसके कारण P बिंदु पर विभव निकालिए तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q के जगह माइनस क्यू ना, चूंकि A पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, और R के जगह कितना रखेंगे, AP रखेंगे, तो R के जगह AP रख दिए, और AP का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू बाई AP के जगह कितना रख देंगे वैल्यू, AP के जगह कितना रख देंगे वैल्यू यहाँ से R प्लस L cos थीटा, ठीक है। अब A माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकाल दिए, अब प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालते हैं। तो B पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना Q बाई आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर के जगह कितना कर देंगे, BP कर देंगे, Q बाई आर के जगह BP, और BP का वैल्यू कितना रखेंगे, तो BP का वैल्यू यहाँ से R माइनस L cos थीटा रख देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो R माइनस L cos थीटा हम लोग रख दिए, तो V1 का वैल्यू मेरा इतना हो गया, V2 का वैल्यू मेरा इतना हो गया। अतः P बिंदु पर कुल विभव तो बताए ना, अब इस माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव निकाल दिए V1, और प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर निकाल दिए विभव V2। अब कुल विभव निकालना है तो V1 और V2 को जोड़ देंगे, तो अतः P बिंदु पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V1 का वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर प्लस L cos थीटा, तो माइनस क्यू बटा में R प्लस L cos थीटा हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L cos थीटा। V2 का वैल्यू यहाँ से रख दिए। अब हम लोग क्या कर दिए कि यहाँ से देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, Q कॉमन है तो Q कॉमन लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। तो बताइए इसमें क्या बचेगा, तो ऊपर में -1 बचेगा, माइनस गुना 1 -1 बटा R प्लस L cos थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे 1/R माइनस L cos थीटा बच जाएगा आपको, ठीक है ना।
तो चलिए अब क्या हो जाएगा, अब ये जो आपका आया है v इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा v हम ऐसे ही लिखनी है, v ऐसे ही है, ठीक है ना। तो Q बाई 4πε0 बाहर है। अब ये देखिए इसको जो है ना, ये प्लस वाले को एलसीएम लेने के उद्देश्य से अच्छा से आप लोगों को समझ में आया, इसलिए हम ये प्लस वाला टर्म को इधर रख लिए और माइनस वाला टर्म को इधर कर लिए। कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। इसको प्लस इसको जोड़िए या इतना प्लस इतना जोड़िए, आगे पीछे करने से जोड़ में कोई दिक्कत तो होता नहीं है। तो इसको इधर लिखनी है, इसको इधर लिखनी है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, आप एलसीएम लीजिएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा का एलसीएम ले लिए हम लोग। तो अब इससे आर माइनस एल कॉस थीटा से आर माइनस एल कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर आर प्लस एल कॉस थीटा लिखाएगा। इससे 1 में गुना कीजिए तो आर प्लस एल कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस का साइन दिए, फिर आर प्लस एल कॉस थीटा से आर प्लस एल कॉस थीटा कट जाएगा, फिर आर माइनस एल कॉस थीटा से 1 में गुना करेंगे, 1 में क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो आप लिखे दिए हैं, तो आर माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू बटा 4πε0 आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आर से आर आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ना थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब हम लोग फिर से दिमाग लगाते हैं कि 1/4πε0 लिख दिए, तो Q कहाँ चला गया, तो Q जो है हम 2l के पास भेज दिए हैं। देखिए Q गुना 2l और cos थीटा है तो cos थीटा है ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रख दिए। फिर 1/4πε0। अब बताइए इसको Q को हम एने काहेला भेजे थे, क्यों भेजे तो उस तरह, तो हम जान रहे हैं ना भैया कि Q इंटू 2l का फार्मूला ना क्या होता है, P, Q इंटू 2l का फार्मूला P होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला पता है ना, Q गुना 2l बराबर P, तो Q गुना 2l के जगह हम P लिख दिए और cos थीटा वैसे ही है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, फिर से वही पुराना बात बता रहे हैं कि एल कॉस थीटा का मान बहुत छोटा होता है ना, एल कॉस थीटा का मान आर के तुलना में। देखिए आर क्या है, आर है आपका ओ से P तक की दूरी को R बोलते हैं। तो P बिंदु R, देखिए R कितना बड़ा होगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा, P पर डिपेंड करेगा। अगर P को हम और उधर ले जाते हैं तो R का दूरी और बढ़ जाता है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव में आपका L का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो तो छोटा ही ना होता है। अब ये आप लोग नहीं ना बोल सकते हैं कि सर हम लोग माइनस क्यू और प्लस क्यू को बहुत दूरी पर रखें, माइनस क्यू यहाँ रखें और प्लस क्यू सर बहुत दूर पर रखें, तो वहाँ सर L का मान तो बढ़ जाएगा। नहीं, विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा है कि न L जो होता है उसका मान छोटा ही होना चाहिए, मतलब दोनों आवेशों को, विजातीय आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है। तो जब अल्प दूरी है तो L का मान बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब L का मान बहुत छोटा होगा तो आपका एल कॉस थीटा का मान भी छोटा हो जाएगा, और जब एल कॉस थीटा का मान छोटा होगा तो एल कॉस थीटा का स्क्वायर माने होल स्क्वायर कर दीजिए, तो एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी आर स्क्वायर के तुलना में ना बहुत नगण्य होगा ना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एल का मान आर के तुलना में बहुत छोटा है। आर तो बहुत बड़ा भी हो सकता है लेकिन एल बहुत छोटा है, तो जब आर के तुलना में एल छोटा है तो आर के तुलना में ना एल कॉस थीटा भी छोटा होगा, और जब आर के तुलना में एल कॉस थीटा छोटा है तो आर स्क्वायर के तुलना में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी बहुत छोटा होगा। तो जब ये छोटा होगा, बहुत छोटा होगा तो इतना को मान लीजिए कि ये जीरो है। जब बहुत छोटा हो ही गया तो जीरो मान लिए। अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, में से जीरो को घटाइएगा तो क्या बचेगा, नीचे तो आर ही स्क्वायर बच जाएगा। तो इसलिए भी का फार्मूला 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण न उसके किसी भी बिंदु P पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु P पर हम विद्युत विभव का मान कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं वो मैं बता दिया। और कितना होता है विद्युत विभव का मान किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो मान होता है V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए मैं 3 इंपॉर्टेंट नोट मैं बताने जा रहा हूँ। तो नोट नंबर फर्स्ट, अब देखिएगा समझिएगा कि यदि बिंदु P
यदि बिंदु P न विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो। देखिए अभी जो हम पढ़ाए हैं वो पढ़ाए हैं कि बिंदु P न तो अक्षीय स्थिति में है न तो निरक्षीय स्थिति में है। बिंदु P कहीं पर भी रहेगा। तो कहीं पर रहने का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आप तो बोल रहे हैं कि बिंदु P कहीं पर भी रहेगा, तो कहीं पर रहने का मतलब सर अक्षीय स्थिति में भी हो सकता है, निरक्षीय स्थिति में भी हो सकता है सर, चूंकि कहीं पर, कहीं का मतलब कहीं पर भी हो सकता है, अक्षीय निरक्षीय। तो अगर बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, मतलब अक्षीय स्थिति में हो, तो याद रखिए अक्षीय स्थिति में जो थीटा जो कोण बन रहा है यहाँ पर वो 0 डिग्री न हो जाएगा। देखिए ना यहाँ थीटा कोण बन रहा है, तो जब P बिंदु इधर है तब न बन गया इतना थीटा कोण। अगर यहाँ पर देखिए माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना, और ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और बिंदु P जब यहाँ पे है तब O है यहाँ पे, तो O से आप ऐसे मिला तब नहीं ये वाला कोण बना। लेकिन अगर बिंदु P अक्षीय स्थिति में रहता, अक्षीय मतलब इसी के अक्ष पे, मतलब माइनस से प्लस क्यू आवेश जो है ना AB, तो AB अक्ष न हो गया, तो AB अक्ष पर अगर P बिंदु रहेगा तो P बिंदु कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप कोण कैसे बनाइएगा, P बिंदु जब इधर है तो कौन बना है POB, ठीक है। तो P बिंदु जब यहीं पे आ गया, इसी अक्ष पे आ गया, तो POB कितना कोण बन रहा है, POB 0 डिग्री बन जाएगा कोण, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जब P बिंदु इधर है तब ना थीटा कोण बन रहा है। अगर P बिंदु अक्षीय स्थिति में आ जाएगा, मतलब इसी लाइने पर रहेगा, तो कितना कोण थीटा हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो अब देखिए इस फार्मूला से, ये तो किसी भी बिंदु पर का फार्मूला है, तो जब ये तो किसी भी बिंदु पर का फार्मूला है, तो जब किसी भी बिंदु पर का फार्मूला है तो इस पर अगर हम अक्षीय स्थिति वाला थीटा का मान रखें, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री रखें, तो विद्युत विभव का मान जो अक्षीय स्थिति में होता है वो हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है, हमें प्राप्त होता है कि नहीं। तो चलिए आइए इस फार्मूला में कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री रख दिए, ठीक है। ये किसी भी बिंदु पर विभव का फार्मूला है, तो हम इसमें थीटा की जगह 0 डिग्री रख करके अच्छी स्थिति में फार्मूला का वैल्यू मतलब फार्मूला ज्ञात करना चाहते हैं कि क्या होगा। तो cos 0 डिग्री रखनी, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो P गुना 1 कितना हो जाएगा, ये देखिए P गुना 1 ना P हो जाएगा तो 1/4 P/r²। तो अतः यह जो है अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होगा। अब आप लोग जो पढ़ाए थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है वो आप याद कर लीजिए, इतना ही होता है ना। तो अक्षीय स्थिति में विभव का मान आप याद कीजिए, इतना ही होता है ना। तो ये अक्षीय स्थिति में विभव का मान इतना ही होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रूव किए हैं, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का मान। लेकिन ये जो मान है हम कौन सा फार्मूला से प्राप्त किए, किसी भी बिंदु वाला फार्मूला से। क्योंकि आप बोल रहा है कि किसी भी बिंदु पर विभव का मान इतना होता है, तो किसी भी बिंदु पर माने अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति दोनों होगा। तो अक्षीय स्थिति में थीटा का मान 0 डिग्री होता है, तो थीटा की जगह 0 डिग्री रखें तो आना चाहिए ना अक्षीय स्थिति में विभव का मान, तो आपका आ गया है। जब थीटा का वैल्यू 0 रखें तो अक्षीय स्थिति में आया, ठीक है, ये समझ गए। अब हम निकालेंगे कि अगर बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए फिगर को देख के समझिए। अभी अगर P बिंदु किसी भी बिंदु पर आता है तो थीटा का मान ये ऐसे एंगल थीटा इस तरह से बन जाता है। तो अगर P बिंदु अगर ऐसे रहे न निरक्षीय स्थिति माने लंब समद्विभाजक पे, तो थीटा का मान कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा, और पूरा मतलब 90 डिग्री होगा। तो थीटा का मान निरक्षीय स्थिति में 90 डिग्री होता है। तो अगर इस फार्मूला में न, ये तो चूंकि किसी भी बिंदु का फार्मूला है, तो अगर इसमें निरक्षीय स्थिति वाला कंडीशन रखें, अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री रखें, तो हमें निरक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात होना चाहिए था। तो चलिए आ जाइए, बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यदि बिंदु P निरक्षीय स्थिति में हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, अतः निरक्षीय स्थिति में विभव फार्मूला लगाइए 1/4πε0 P cos θ/r²। कौन सा फार्मूला से, इससे हम लाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो P cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और 0 गुना सब 0, तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0। और याद है ना जब हम निरक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात किए थे प्रूव करके, तो उस समय भी इतना ही आया था, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर नोट बताते हैं कि एकल ध्रुव के कारण, मतलब सिंगल
चार्ज बोलते हैं, सिंगल पोल, ठीक है ना। और ये है माइनस 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 प्लस जो रहता है उसको डाईपोल बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एकल ध्रुव, मोनोपोल। ये क्या है, डाईपोल। तो एकल ध्रुव अर्थात एकल आवेश के कारण विभव जो होता है न इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है सिर्फ आर के, और द्विध्रुव के कारण विभव जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, अगर एक आवेश रहता है, एकल ध्रुव मतलब एकल आवेश, तो एकल आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हैं, 1/4 क्यू बाई आर, है ना। तो भी यहाँ पर किसके ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के ना, आर एक ना ये व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर द्विध्रुव के कारण अगर हम लोग विभव का मान बताएं, ये तो कितना होता है 1/4 पी बाई आर स्क्वायर। ये अच्छी स्थिति का फार्मूला है, चूंकि निरक्षीय में तो विभव 0 होता है, तो इससे थोड़े ना पता चल पाएगा कि आपका आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि आर स्क्वायर के। तो जो हम अच्छी स्थिति वाला फार्मूला लगाए हैं, तो अच्छी स्थिति में कितना होता है 1/4 पी बाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्लियर है कि भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक ना, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। तो वही बात हुआ कि एकल ध्रुव मतलब एकल आवेश के द्वारा अगर आप निकालते हैं ना विद्युत विभव, तो वो जो होता है आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अगर द्विध्रुव के कारण विभव निकालते हैं तो वो जो होता है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत भी है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।